गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ के बारे में डिस्कशन किया था और उसी प्रोसेस में हम आज ले रहे हैं एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस। हमारा एक एसी सर्किट है जिसमें कि एक प्योर रेजिस्टेंस, यहाँ मैं लिखती हूँ प्योर रेजिस्टेंस सर्किट, प्योर रेजिस्टेंस सर्किट। एक रेजिस्टेंस मैंने लिया और उसको एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। ये वोल्टेज है, V इक्वल्स टू हो गया V मैक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है, जैसे ही वोल्टेज इस रेजिस्टेंस को एसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया वैसे ही इसमें करंट आई फ्लो होने लगेगा। तो जैसे इसमें करंट आई फ्लो होने लगेगा हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। V और I, हाँ, तो V इक्वल्स टू हो गया V मैक्स साइन ओमेगा टी और करंट I इक्वल्स टू हो गया I मैक्स साइन ओमेगा टी। तो I बराबर क्या होगा इन सर्किट में? I इक्वल्स टू होगा V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी है? V इक्वल्स टू है तो V मैक्स साइन ओमेगा टी अपॉन आर। ये क्या हुई? करंट की वैल्यू हो गई आपकी। ये कौन सी करंट की वैल्यू है? आई इक्वल्स टू वी मैक्स अपॉन आर साइन ओमेगा टी इन प्योर रेजिस्टेंस। ये जो करंट आई है इसको कहते हैं इंस्टंटेनियस करंट। और इसके अंदर मैक्सिमम कितना करंट होगा? आई मैक्स कितना होगा? जब साइन ओमेगा थीटा कितना हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू का होगा। तो हमें कितना मैक्सिमम करंट फ्लो होगा? आई मैक्स अपॉन आर। ये रेजिस्टेंस सर्किट है, मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है आपका? आई मैक्स इक्वल टू वी मैक्स अपॉन आर। ठीक, ये हो गया रेजिस्टेंस हो गया। अगर वोल्टेज और करंट का साइनोसॉइडल टू डायमेंशनल सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे तो किस तरीके निकलेगा? ये आपका वोल्टेज ड्रॉ हो गया, दैट इज V इक्वल्स टू V मैक्स साइन थीटा कर देती हूँ, जगह नहीं है। और इसी के साथ में ये आपका हो गया, ये आपका करंट की हो गया I इक्वल्स टू हो गया I मैक्स साइन थीटा। ठीक है, मैंने डायग्राम बनाया है। इसमें V और I दोनों कैसे सेम फेज़ में हैं। सेम फेज़ का मतलब होता है कि दो क्वांटिटी अपनी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू एक साथ गेन कर रही हैं। वोल्टेज और करंट दोनों अपनी मैक्सिमम वैल्यू को कैसे गेन कर रहे हैं? एक ही समय पे। दोनों का मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, करंट की वैल्यू कुछ और हो सकती है, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू कुछ और हो सकती है, लेकिन दोनों अपनी मैक्सिमम वैल्यू कब गेन कर रहे हैं? मान लो t इक्वल्स टू 5 पे, इसलिए दोनों कैसे होगा? सेम फेज़ में। अगर इसका फेज़र डायग्राम बनाएंगे हम इन प्योर रेजिस्टेंस तो वोल्टेज और करंट कैसे होते हैं? सेम फेज़ में होते हैं। इन द केस ऑफ, इसको हमेशा याद रखिए, इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस वोल्टेज एंड करंट both are in same phase। वोल्टेज और करंट कैसे हैं? सेम फेज में हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पावर इन प्योर रेजिस्टेंस सर्किट। पावर इन प्योर रेजिस्टेंस सर्किट, प्योर रेजिस्टेंस सर्किट में पावर क्या होगी? P बराबर क्या होता है आपका? V इंटू आई। V की वैल्यू कितनी दी हुई है? V मैक्स साइन थीटा। I की वैल्यू कितनी है? I मैक्स साइन थीटा। ये कितना हो गया आपका? V मैक्स I मैक्स साइन स्क्वायर थीटा। P इक्वल्स टू V मैक्स I मैक्स साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। क्या होता
होता है, cos 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। ये आएगा हमारा वी मैक्स आई मैक्स अपॉन 2 माइनस 1/2 वी मैक्स आई मैक्स कॉस 2 थीटा। थीटा बराबर होता है ओमेगा टी। तो ये हो गया पी इक्वल्स टू वी मैक्स आई मैक्स अपॉन 2 माइनस 1/2 वी मैक्स आई मैक्स कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में आप देख रहे हो कि एक है आपका कांस्टेंट पार्ट, एक है आपका वी मैक्स आई मैक्स है आपका पावर का कांस्टेंट पार्ट है, और एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। इसको कहते हैं आपका कांस्टेंट पार्ट ऑफ पावर, इसको कहते हैं कांस्टेंट पार्ट ऑफ पावर, और इसको कहते हैं फ्लक्चुएटिंग पार्ट ऑफ पावर, फ्लक्चुएटिंग पावर। हम देख रहे हैं जो फ्लक्चुएटिंग पावर है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 ओमेगा हो रही है, जबकि सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, एफ है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जा रही है, ट्वाइस हो जा रही है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्लक्चुएटिंग पावर इज ट्वाइस द अप्लाइड वोल्टेज। इन दिस एक्सप्रेशन it is clear that the fluctuating power, इसको हम जब डायग्राम में समझाएंगे तो आपको समझा देंगे कि पावर डबल होगी। फ्लक्चुएटिंग पावर हैज ट्वाइस फ्रीक्वेंसी देन द अप्लाइड वोल्टेज। एंड जो ये अगर हम इसकी एवरेज पावर निकालेंगे, अगर हम कॉस थीटा का या कॉस 2 ओमेगा टी का डायग्राम बनाएंगे थीटा का, तो हम ये देखेंगे कि जितना प्लस में चलती है जितना कॉस का एक्सप्रेशन प्लस में चलता है उतना ही कॉस का एक्सप्रेशन माइनस में भी चलता है। तो इसका अगर एवरेज निकलेगा, इस फ्लक्चुएटिंग पावर का एवरेज निकलेगा, कितना होगा आपका, 0 होगा। इट्स एवरेज वैल्यू ओवर 1 साइकिल, एक पूरी साइकिल के लिए जितना कि प्लस और माइनस, 1 साइकिल में क्या आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, 1 प्लस आ रहा है और माइनस, ओवर 1 साइकिल इज 0 ड्यू टू प्लस एंड माइनस, ड्यू टू प्लस एंड माइनस बोथ डायरेक्शन। तो अब पावर क्या, ये पावर तो 0 हो गई, फ्लक्चुएशन पावर क्या हो गई आपकी, 0 हो गई। तो अब पी इक्वल्स टू क्या हो गया, वी मैक्स आई मैक्स अपॉन 2। अब हम इसको आरएमएस में चेंज कर देते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आरएमएस के बारे में पढ़ा था, आपका वी आर एम एस बराबर होता है वी मैक्स अपॉन √2। तो हम पावर को आरएमएस में चेंज करेंगे, क्योंकि एसी को जो है वो हम एसी को आरएमएस में कैलकुलेट करते हैं। सॉरी, ये आई मैक्स अपॉन √2 हो गया। ये जो 2 था उस 2 को मैंने क्या लिखा है, ये जो 2 था इस 2 को कैसे लिख दिया, √2 × √2, तो 2 ही आएगा। तो ये हो गया वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू। तो पी इक्वल्स टू हो गया वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ए सी को आर एम एस में कैलकुलेट करते हैं तो जो भी वैल्यूज मिलती हैं वो हमें आर एम एस में मिलती है। तो एक प्योर रेजिस्टेंस के अंदर पावर क्या होगी, पी इक्वल्स टू वी इंटू आई। अब ये वी स्मॉल नहीं, स्मॉल वी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को शो करता है, कैपिटल वैल्यू आपका आर एम एस को शो करेगा। ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसी सर्किट। एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टर। प्योर इंडक्टर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम देखते कोई एक इंडक्टर हमने लिया और इसको एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, एल, ये वी इक्वल्स टू वी मैक्स
साइन थीटा। जैसे ही सोर्स से कनेक्ट किया इसमें क्या फ्लो होने लगेगी, आपका करंट आई फ्लो होने लगेगा। जैसे इसके पास करंट जाएगा तो इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर चार्ज होगा। इंडक्टर कितने वैल्यू से चार्ज होगा, इंडक्टर में स्टोर एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी स्टोर एनर्जी इन इंडक्टर कितना हो जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर। जैसे ये करंट इंडक्टर के पास जाएगा, इंडक्टर सबसे पहले क्या करेगा, खुद को चार्ज करेगा। कितनी एनर्जी से चार्ज करेगा, हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी से चार्ज करेगा, और इसके चारों ओर क्या जनरेट हो जाएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस से ही अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेगा। इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर किसी भी मटेरियल के वो प्रॉपर्टी या इंडक्टिव मटेरियल वो होते हैं जिनमें कि चेंज इन करंट रेट का क्या करते हैं, अपोज करता है। इंडक्टर किसका अपोज करता है, चेंज इन करंट, धारा की दर में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है, ग्रोथ करता है, अपोज करता है। इंडक्टर वो है जो चेंज इन डी आई बाई डी टी का क्या करता है, अपोज करता है। ये इसकी कॉल। जैसे हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वो है दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन एनी कंडक्टर। रेजिस्टेंस किसी पदार्थ का वो गुण है जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। ऐसे इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर चेंज इन डी आई बाई डी टी का क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्योर इंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस, पावर और उसके फेजर डायग्राम को समझते हैं। तो हम जानते हैं कि प्योर इसके अंदर वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, V इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एल डी आई बाई डी टी होता है आपका। अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। V इक्वल्स टू कितना होता है, V मैक्स साइन ओमेगा टी। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू V है, और V की वैल्यू है वो V मैक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है, हम इस एल को इसके नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा डी आई बाई डी आई इक्वल्स टू हो जाएगा V मैक्स अपॉन एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, दोनों तरफ टेकिंग इंटीग्रेशन एंड बोथ दी साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लीजिए। तो आपका ये इंटीग्रेशन ले लिया मैंने, इंटीग्रेशन ले लिया डायरेक्ट। तो डी आई को सॉल्व करोगे तो यहाँ निकलेगा आई इक्वल्स टू हो जाएगा ये V मैक्स अपॉन एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। इसको सॉल्व करिए आप, तो आपका आएगा V मैक्स बाहर आ जाएगा और एक ओमेगा निकल के आएगा। तो ओमेगा आपका कहाँ आ जाएगा, नीचे आएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये ओमेगा आ गया एल, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये कॉस ओमेगा टी हो गया। ठीक है, ये फंक्शन आ गया। इसको मैं पीछे लिखना आ गया, आई बराबर हुआ है V मैक्स अपॉन ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी। अब माइनस कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, तो ये हो गया V मैक्स अपॉन ओमेगा एल इंटू आई। कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं हम, इसको साइन फंक्शन में चेंज करना चाहते हैं हम, तो क्या लिखें, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या था, कॉस थीटा। अब इसको मुझे क्या करना है, ओमेगा टी में करना है चेंज। तो मैं क्या करूँ, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिख सकती हूँ। क्या कॉस साइन 90 माइनस थीटा होता था, मैंने इसको उल्टा कर दिया है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो इस तरह से क्योंकि फंक्शन को मैं चेंज करना चाहती हूँ, कंपेयर करना चाह रही हूँ, तो ये वैल्यू निकल गया। आई बराबर होता क्या है वैसे, आई बराबर तो है आई मैक्स साइन ओमेगा टी। ये हमारा एक्सप्रेशन होता है, पर इंडक्टर के अंदर करंट की वैल्यू क्या निकल के आई है ये, तो इंडक्टर के अंदर मैक्सिमम वैल्यू की मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या है, वी मैक्स अपॉन ओमेगा एल। ये इंडक्टर के अंदर मैक्सिमम करंट है। मैक्सिमम करंट वैसे होता क्या हमारा, इंडक्टर रेजिस्टेंस में होता था आई मैक्स बराबर वी मैक्स अपॉन आर। तब यहाँ पे आर तो है नहीं, तो इस फैक्टर को हमने एक नया नाम दिया, ओमेगा एल बराबर होता है एक्स। इंडक्टर है तो उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये इसकी यूनिट भी क्या ओम होती है, इसकी यूनिट भी ओम होती है। एक्चुअली इसको हम इमेजिनरी रेजिस्टेंस भी कहते हैं।
चूँकि ये प्योर इंडक्टर है, इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस तो हो नहीं सकता है, हमें इस फैक्टर को कोई नाम देना है, तो इस फैक्टर को मैंने कोई एक्स फैक्टर मान लिया है, और इंडक्टर था इसलिए एक्स एल हो गया है। इसकी कल्पना मैं कर रही हूँ कि ये भी किसके जैसा है, रेजिस्टेंस के जैसा ही है, बट बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस के जैसा ही है। ये मैंने एक इमेजिनरी कल्पना की है, तो इसका दूसरा एक नाम हो सकता है इमेजिनरी रेजिस्टेंस, इमेजिनरी। तो एक्सएल बराबर हो गया ओमेगा इंटू एल, एक्सएल की यूनिट भी क्या है आपकी, ओम ही है। अब अगेन हम इस इक्वेशन पे आ जाते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। इसको दोनों को कंपेयर करने पे हमने मैक्सिमम करंट की वैल्यू निकाल ली है। अब हम इसके फेज़ को कंपेयर करते हैं। ये इंडक्टर आया, वोल्टेज क्या होगा इसके अंदर, वोल्टेज था V बराबर वी मैक्स साइन ओमेगा टी था, और करंट क्या निकल के आया इंस्टेंटेनियस वैल्यू I बराबर आपका आई मैक्स, सॉरी वी मैक्स, हाँ इसको हम आई मैक्स लिख सकते हैं, आई मैक्स लिख देती हूँ मैं, आई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो ये हो गई इक्वेशन आपकी थर्ड, और ये इक्वेशन थी फर्स्ट। अब देखिए इक्वेशन हम वो इंडक्टर के अंदर हमारा जो इंस्टेंटेनियस करंट आई है, इस इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू आई है आई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू ये है, और इसके अंदर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या था, वी मैक्स इक्वल टू साइन ओमेगा टी वोल्टेज हमने इसके अंदर अप्लाई किया था। ये वोल्टेज अप्लाई करने के बाद इसके अंदर जो करंट डेवलप हुआ, उस करंट की वैल्यू क्या निकल के आई है, ये निकल के आई है, ये आपका इंस्टेंटेनियस करंट क्या निकला है इसके अंदर, ये आई इक्वल्स टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। मतलब इसका जो वोल्टेज है और करंट है, दोनों वोल्टेज और करंट कैसे हैं, सेम फेज में नहीं चल रहे हैं। अगर इसका डायग्राम हम बनाएंगे तो किस तरह का डायग्राम बनेगा इसमें, अगर इसको 2 डायमेंशन पे बनाएंगे एक्स और वाई पे, तो एक्स और वाई पे अगर मान लो ये वोल्टेज की इक्वेशन है, ये है V इक्वल्स टू वी मैक्स, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ को हमेशा स्मॉल लेटर में दिखाते हैं, ये हो गया साइन ओमेगा टी। अब इसको अगर हम करंट को ड्रॉ करेंगे, तो करंट हमारा कहाँ से जो ड्रॉ हो रहा है, जब ये जीरो है तो ये कितने पे है, अगर ओमेगा टी को जीरो, ओमेगा टी क्या है थीटा, ओमेगा टी क्या है आपका थीटा है, अगर थीटा जीरो कर देंगे तो ये वैल्यू तो जीरो से स्टार्ट हुई, लेकिन ये कहाँ जा रहा है माइनस पाई बाई 2 इसमें बच रहा है, इसको अगर जीरो ही पुट कर देंगे तो साइन माइनस पाई बाई 2, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये करंट की वैल्यू इस तरीके से जा रही है। तो जब वोल्टेज मैक्सिमम है तब करंट मैक्सिमम नहीं है, जब वोल्टेज मिनिमम है तब करंट मिनिमम नहीं है, मतलब ये दोनों सेम फेज में नहीं है, ये दे आर डिफरेंट फेज। बोथ वोल्टेज एंड करंट आर डिफर इन फेज। इनके बीच में कितने का फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस कितने का निकल रहा है, दैट इज पाई बाई 2। तो इन द केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज और करंट में कितने का फेज डिफरेंस है, पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है। अब हम अगर वोल्टेज और करंट में फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो अगर वोल्टेज को मैंने यहाँ एक्सेस पे लिया है, तो करंट इससे कितना पीछे बनेगा 90 डिग्री। करंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ये कितना पीछे रहेगा करंट इससे, पाई बाई 2। तो इन द केस ऑफ प्योर इंडक्टर, इन द केस ऑफ प्योर इंडक्टर, current lag by the voltage 90 डिग्री। ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो जो इंडक्टर है वो हमें कैसा पावर फैक्टर देता है, लैगिंग पावर फैक्टर देता है। इस चीज़ को हम अगले किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है और लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है। अभी मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ, अभी मैं आपको यही बता रही हूँ, ये प्योर इंडक्टर है तो उसके अंदर जो करंट है वो वोल्टेज से कितना लैग कर रहा है, 90 डिग्री लैग कर रहा है। ये इसका फेजर डायग्राम हो गया। अब हम देखते हैं पावर इन प्योर इंडक्टर सर्किट। पावर क्या है, ये कौन सी पावर है जो सर्किट कंज्यूम कर रहा है, पावर इन प्योर इंडक्टर क्या है, P इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू आई। V की वैल्यू पुट करते, V कितना था इंडक्टर के अंदर, V मैक्स साइन ओमेगा टी, और I कितना था इंडक्टर के अंदर, I मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को पुट कर दिया है मैंने। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। V मैक्स आई मैक्स और ये हो गया आपका साइन ओमेगा टी, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी, और ये कौन सा माइनस में आएगा,
तो ये माइनस यहाँ लग गया, माइनस कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। हम क्या करते हैं इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन को और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर्मूला बन जाएगा इसका, आप समझ पा रहे होंगे, माइनस वी मैक्स आई मैक्स अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा 2 से यहाँ 2 तो साइन 2 ओमेगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, तो ये साइन 2 ओमेगा टी हो गया। आप देख रहे हो ये कौन सी पावर आ गई है, अगेन फ्लक्चुएटिंग पावर आ गई है। ये वो हमने जैसे प्योर इंडक्टर में देखा था, प्योर इंडक्टर में यहाँ पे कॉस था और ये इसमें यहाँ पर साइन फंक्शन में आ गई है, लेकिन दोनों ही फंक्शन जितना साइन भी, जितना साइन का वेव फॉर्म भी कैसा होता है, जितना प्लस में चलता है उतना ही माइनस में चलता है। अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं तो कितना निकल के आ जाता है, 0 निकल के आ जाता है। ऐसी ये पावर है, जितना प्लस में चल रही है उतना ही माइनस में चल रही है। दूसरी एक बात समझ में आ रही है कि जो पावर है वो अप्लाइड वोल्टेज की कितनी फ्रिक्वेंसी रख रही है, जस्ट डबल फ्रिक्वेंसी रख रही है। तो इस एवरेज पावर ऑफ वन साइकिल in the case of pure inductor, average power for one cycle, for one cycle, one complete cycle कर देते हो, for one complete cycle equals to कितना निकलेगा आपका, ये वी एम आई एम तो कांस्टेंट है, ऐसे ही देंगे। एवरेज किसका आएगा, साइन का आएगा, यहाँ लिख देती हूँ एवरेज ऑफ किसका, साइन 2 ओमेगा टी का कितना आता है, 0 आता है। तो कितनी पावर आ गई, 0। इन द केस ऑफ प्योर इंडक्टर कंज्यूम पावर कितनी आई है, 0। प्योर इंडक्टर सर्किट बिल्कुल भी पावर को क्या करता है, वेस्ट नहीं करता है। कौन सी पावर, वेस्ट पावर। सर्किट कितनी पावर को वेस्ट कर रहा है, तो इन द केस ऑफ प्योर इंडक्टर बिल्कुल भी पावर वेस्ट नहीं होती है। तो इसको हम कह सकते हैं टोटल पावर कंज्यूम बाय टोटल पावर कंज्यूम बाय अ प्योर इंडक्टर या प्योर इंडक्टिव सर्किट इज 0। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप हमेशा याद रखिए। तो इस पूरे जो मैंने आपको प्योर रेजिस्टेंस और प्योर इंडक्टर का जो भी एक्सप्रेशन समझाया है, ये प्योर रेजिस्टेंस बताया है और इधर प्योर इंडक्टर बताया मैंने किसी सर्किट में। आपने देखा है प्योर इंडक्टर में क्या था, प्योर रेजिस्टेंस में क्या था, वो आपका वोल्टेज और करंट कैसे थे, सेम फेज में थे। वोल्टेज और करंट कैसा, सेम फेज में। बोथ वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। और सर्किट की कंज्यूम पावर कितनी आई थी इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस, कंज्यूम पावर इन दी सर्किट कितनी आई थी आपकी, P इक्वल्स टू निकल के आया था आपका V इंटू आई। और इन द केस ऑफ प्योर इंडक्टर द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट कितना है, in the case of pure inductor current lag the voltage by 90 degree। और consume power in pure inductive circuit is equal to 0। आप ये 2 पॉइंट्स हमेशा याद रखिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपेसिटर को लेंगे। कैपेसिटर के बारे में मुझे डिटेल में लेना है, इसलिए इस वीडियो में मैं नहीं ले रही हूँ, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक नेक्स्ट वीडियो में मैं कैपेसिटर को सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर के बारे में समझाने वाली हूँ, उसे बहुत डिटेल में लेने वाली हूँ, इसलिए उसको अभी यहाँ पर छोड़ रही हूँ। थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं।